हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो ऐसे अपकमिंग आईपीओस के बारे में जिसमें क्या होने वाला है, जिसमें होने वाला है दोस्तों शेयर होल्डर कोटा। अब देखिए, कोई भी आईपीओ आता है तो नो डाउट उसका एक बेनिफिट होता है। अगर उसके अंदर शेयर होल्डर कैटेगरी है तो आप दो कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। या तो रिटेल एच&आई, आपके पास जो अवेलेबल है फंड्स उसके हिसाब से रिटेल में लगा सकते हैं या फिर एच&आई में लगा सकते हैं। प्लस एक और कैटेगरी होती है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, वो है दोस्तों शेयर होल्डर कैटेगरी। तो ये दो कैटेगरीज का आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा जो है वो रखा जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही दो अपकमिंग आईपीओज है जिनके द्वारा दोस्तों डीआरएसपी फाइल की गई है, जिसमें शेयर होल्डर कैटेगरी के बारे में बताया गया है और शेयर होल्डर कोटा का आप फायदा उठा सकते हैं। तो कौन से वो आईपीओज है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, पहली कंपनी जो है वो हमारे भारत के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक की कंपनी जो है एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी एचडीबी फाइनेंशियल, जी हाँ, इनके द्वारा डीआरएचपी फाइल कर दी गई है। और आईपीओ भी दोस्तों ह्यूमंगस साइज का होने वाला है, करीबन $1.5 बिलियन का। आसान भाषा में बताऊं तो करीबन 12,500 करोड़ का ये जो इशू है ये हमको देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ ऑलमोस्ट दोस्तों 12,500 करोड़ का रहता हुआ नजर आएगा, जिसमें से 2,500 करोड़ का दोस्तों फ्रेश इशू है, तो 10,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है जो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। तो दोस्तों, कल कंपनी के द्वारा डीआरएचपी फाइल की गई है और जैसे आपको बताया ये ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन या फिर 12,500 करोड़ का इशू जो है वो बेसिकली रहता हुआ नजर आएगा। कंपनी ने अनाउंसमेंट पहले ही कर दी थी, लेकिन कल दोस्तों डीआरएचपी का सबको इंतजार था, बिकॉज ये देखने की बात थी कि डीआरएचपी में कंपनी क्या क्या रखती है। तो दोस्तों, डीआरएचपी में नो डाउट जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी वो बिल्कुल सही साबित होती हुई नजर आई। बिकॉज दोस्तों, कल जब कंपनी ने डीआरएचपी फाइल करी तो उसमें साफ साफ कर दिया गया कि यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी भी रहती हुई नजर आएगी। अब ये बात ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी बैंक करीबन 94.6% स्टेक रखता है एचडीबी फाइनेंशियल के अंदर। और इसीलिए दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी बैंक जो है वो यहाँ पर शेयर्स सेल करने वाला है करीबन 10,000 करोड़ के। ये क्या होने वाला है 10,000 करोड़? ये होने वाला है दोस्तों OFS, ऑफर फॉर सेल, राइट। ऑफर फॉर सेल का मतलब जिनको नहीं पता है, ऑफर फॉर सेल मतलब ये होता है दोस्तों कि ये पैसा जो है ये कंपनी के पास नहीं जाता है, एचडीबी फाइनेंशियल के पास ये पैसा नहीं जाएगा। ये जो शेयर बेच रहा है, कौन बेच रहा है? एचडीएफसी बैंक। तो ये पैसा सारा इनके पास जाता हुआ नजर आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। एचडीबी फाइनेंशियल को जो पैसा जाने वाला है दोस्तों वो फ्रेश इशू के जरिए जाता है और वो कितना होगा? 2,500 करोड़ का। 2,500 करोड़ रुपीस जो है वो बेसिकली दोस्तों एचडीबी फाइनेंशियल के पास जाएंगे। एचडीएफसी बैंक के पास तो मात्र 10,000 करोड़ जाएंगे, राइट। मात्र मैं इसे बोल रहा था, बट बड़ी बात क्या है कि ये बात ध्यान रखिएगा, रिटेल कैटेगरी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज होता क्या है ना कि इतने बड़े इशू के अंदर रिटेल कैटेगरी जो है वो हमेशा छोटी रख दी जाती है। लेकिन इस इशू के अंदर दोस्तों जो रिटेल पोर्शन है उसको भी दोस्तों करीबन 35% का रखा गया है। इसका मतलब क्या है कि रिटेल के पास भी चांसेस रहेंगे अच्छा खासा आईपीओ आने के। शेयर होल्डर कैटेगरी 10% तक रखी जा सकती है, राइट। अब वो कंपनी के ऊपर कितना रखती है, बट मेजरली कंपनी 10% ही देखिए शेयर होल्डर कैटेगरी जो रखती है। इसके अलावा एच&आई कैटेगरी है, QIB कैटेगरी है और एम्प्लॉय कैटेगरी भी है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये सारी बड़ी कंपनीज का भी आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आपने देखा था बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था, उसके पीछे का रीज़न क्या था? बिकॉज दोस्तों जो आरबीआई का यहाँ पर डेडलाइन है कि जो भी अपर लेयर एनबीएफसीज है उनको लिस्ट होना पड़ेगा, तो दोस्तों इसीलिए एचडीबी फाइनेंशियल की भी लिस्टिंग हमको होती हुई नजर आ रही है। अदरवाइज अगर दोस्तों वो टारगेट नहीं होता तो आप समझ सकते हैं कि ये बड़े इशू हमको आते हुए नजर नहीं आते। बट क्योंकि अपर लेयर एनबीएफसी का जो टारगेट है वो फुलफिल करना है और जो इसकी डेडलाइन है वो सितंबर 2025 रखी गई है, तो आपको मैं बता सकता हूँ कि बहुत बड़े इशू भी आ सकते हैं, राइट। हम लगातार सुन रहे हैं दोस्तों कि टाटा सन्स का भी आईपीओ आपको आता हुआ दिख सकता है। और टाटा सन्स का आईपीओ अगर आएगा तो वो हमारे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा इशू रहने वाला है। बिकॉज टाटा सन्स कितनी बड़ी होल्डिंग है आप समझते ही है, राइट। तो ये सारी कंपनीज दोस्तों इसलिए लिस्टिंग हो रही है बिकॉज जो एनबीएफसी का टारगेट है, अपर लेयर एनबीएफसी का जो पूरा डेडलाइन है उसको मीट करना है। बिकॉज आरबीआई ने कह रखा है कि आपको लिस्ट करवाना पड़ेगा अपनी कंपनी को, इसलिए लगातार दोस्तों आप देखेंगे तो आईपीओ मार्केट्स में ये सब चीज़ें हो रही है। अब एचडीबी फाइनेंशियल का मैं आपको थोड़ी सी और बात बताता हूँ। 2007 में दोस्तों ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। अभी करेंटली इनके पास 1680 ब्रांचेस है अक्रॉस इंडिया। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बात भी दोस्तों कही गई है कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो बेसिकली प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी कर सकता है। इनके जो लीड बुक मैनेजर्स हैं उनसे बातचीत करके, उनसे कंसल्ट करके कंपनी जो है वो प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी कर सकती है। तो ये भी देखना होगा कि हाँ कंपनी क्या प्री आईपीओ प्लेसमेंट करती है। बट नो डाउट
वन ऑफ द इंटरेस्टिंग IPO, अच्छा IPO रहता हुआ नज़र आ सकता है अगर वैल्यूएशन सही रही। बिकॉज देखिए वैल्यूएशंस नो डाउट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वैल्यूएशंस को बहुत बार दोस्तों जब अच्छा नहीं रखा जाता है तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि दुख तो होता ही, क्योंकि अच्छे इशू के साथ साथ वैल्यूएशंस जब नहीं रखी जाती है तो ये प्रॉब्लम है। तो देखिए HDFC बैंक आपको खरीदना है अगर आपको HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के IPO में शेयर होल्डर कैटेगरी का फ़ायदा उठाना है। कब खरीदना है? देखिए अभी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ये बात ध्यान रखिएगा, DRHP फाइल की गई है, राइट। अब DRHP को दोस्तों अप्रूवल मिलता है किससे? सेबी से। जब उस सेबी से दोस्तों ग्रीन लाइट मिलती है तब जाकर कंपनी क्या करती है? फाइल करती है RHP। उससे पहले दोस्तों कंपनी RHP फाइल कर नहीं सकती बिकॉज सेबी की तरफ से अप्रूवल नहीं है। तो इसमें समय लगता है। कितना समय लग सकता है? मेजरली दोस्तों 3 से 4 महीने लगते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस साल के अंदर तो ये इशू आना बेहद मुश्किल है, नहीं आएगा ये मान के चलिए। अगले साल तक हमको ये जो इशू है वो ओपन होता हुआ नजर आएगा। नो डाउट फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर के अंदर ये इशू आ जाएगा, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर IPO आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है और आ भी जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट नो डाउट HDFC बैंक का शेयर आपको याद रखना है, खरीदना है अगर आपको फ़ायदा उठाना है किसका? HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के IPO का। एक और दोस्तों कंपनी है जिनके द्वारा DRHP फाइल की गई और नाम क्या है? नाम है दोस्तों उस कंपनी का ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड। जी हाँ, ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड ने यहाँ पर DRHP फाइल करी है और इसमें शेयर होल्डर कैटेगरी रहेगी ब्रिगेड इंटरप्राइजेस के शेयर्स का। ये बात ध्यान रखिएगा, ब्रिगेड होटल वेंचर्स एक सब्सिडरी है किसकी? ब्रिगेड इंटरप्राइजेस की। तो इसीलिए दोस्तों कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है, तो किसको फायदा होता हुआ नजर आएगा? नो डाउट ब्रिगेड होटल वेंचर्स के अंदर जो शेयर होल्डर कैटेगरी है वो ब्रिगेड इंटरप्राइजेस के शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। अब ये बात ध्यान रखिए, कंपनी अपना IPO लेकर आने वाली है विद अ होल फ्रेश इशू, यानी करीबन 900 करोड़ का इशू है और 900 करोड़ का दोस्तों फ्रेश इशू है। कोई भी ऑफर फॉर सेल जो है वो कंपनी यहाँ पर लेके आती हुई नजर नहीं आएगी। तो टोटल साइज है करीबन 900 करोड़ का। अब देखिए यहाँ पर जो कंपनी ने DRHP में साफ साफ क्या लिख रखा है? द BEL शेयर होल्डर रिजर्वेशन पोर्शन शेल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द इशू साइज। ये बेसिकली दोस्तों लिखा हुआ है द अनसब्सक्राइब पोर्शन इफ एनी इन द BEL शेयर होल्डर रिजर्वेशन पोर्शन शैल बी एडेड टू द नेट इशू फॉर फर्दर डिटेल सी इशू स्ट्रक्चर ऑन द पेज 354। मतलब बेसिकली देखिए बताने वाली बात क्या है, जो इशू है इसके अंदर दोस्तों कितनी कैटेगरीज है? देखिए 5 कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी है दोस्तों जो कंपनी की एम्प्लॉयज़ है। ये बात ध्यान रखिए, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को इसमें लिख रखा हुआ है कि जो मैक्सिमम बिड है वो आप 5 लाख से ज़्यादा नहीं लगा सकते, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया आपको, देखिए यहाँ पर जो एलिजिबल एम्प्लॉयज़ हैं इनके लिए भी करीबन इशू रखा जाएगा बट नॉट एक्सीडिंग 5%। शेयर होल्डर्स के लिए नॉट एक्सीडिंग 10%। QIBs के लिए दोस्तों इस इशू के अंदर रखा जाएगा जो हिस्सा है वो करीबन नॉट लेस देन 75%। HNIs के लिए रखा जाएगा 15% और रिटेल के लिए दोस्तों हिस्सा रखा जाएगा 10%। यानी इस इशू के अंदर दोस्तों जो रिटेल पोर्शन है वो सिर्फ 10% ही आपको देखने को मिलेगा, 10% से ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन 10% कहाँ पर भी रखा जाएगा रिजर्वेशन? वो है दोस्तों शेयर होल्डर्स के लिए। किसके शेयर होल्डर्स के लिए? ब्रिगेड इंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए जो रिजर्वेशन है वो रखा जाएगा और 75% रखा जाएगा QIBs के लिए। आप बोलेंगे तो ये तो टोटल एडअप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमेशा बात ध्यान रखिएगा, जब भी इतना लिखा जाता है तो इसका मतलब ये है कि हर एक कैटेगरी से निकाला जाएगा। QIB से थोड़ा बहुत हिस्सा निकल जाएगा, HNI से निकाल जाएगा, रिटेल से निकाल जाएगा। तो शेयर होल्डर इस तरीके से 10% हो जाता है। एलिजिबल एम्प्लॉयज़ के लिए भी रखा जाएगा। वो आगे चल के देखिए कंपनी पे है कि कंपनी कितना रखना चाहती है, बट DRHP में साफ साफ मेंशन किया गया है कि शेयर होल्डर कैटेगरी डेफिनेटली इस इशू में रहने वाली है। तो ये 2 IPOs, तो किस आपको शेयर कौन सा खरीदना है? ब्रिगेड इंटरप्राइजेस का शेयर खरीदना है अगर आपको इसमें फ़ायदा उठाना है। अभी खरीदने की जरूरत है क्या? एग्जैक्टली बिल्कुल भी नहीं है। जब कंपनी को अप्रूवल मिल जाएगा सेबी से तब एक और वीडियो मैं बना दूंगा। उसके लिए आपको करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस, बिकॉज जैसे अब जाता है हम वीडियो बना देते हैं। अब अगर आपका वीडियो मिस हो जाता है तो डेफिनेटली आप फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।